नमस्कार, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल टेट पास ऑल पर। हेलो, नमस्ते सर। हाँ जी, नमस्कार। हम जो है मैनपुरी डिस्ट्रिक्ट से बोल रहे हैं सर। बहुत दिनों से आपका नंबर ट्राई कर रहे हैं सर। बताइए। ये सर हमारी एक समस्या ये है कि हमने जब यूपी टेट दिया था सर 2019 का, तो उस सर्टिफिकेट में ओबीसी का मेरा सर्टिफिकेट बन गया था उस समय। और फिर दोबारा तहसील गए तो उन्होंने तमाम चीजें बताने, सर्टिफिकेट बना नहीं रहे हैं। और नंबर हमारे जो टेट में हैं वो सर जनरल के हैं। कितने नंबर हैं? 93 सर। तो 93 नंबर पर क्या जनरल का कॉपीराइट है क्या? नहीं हम 93 नंबर तो एक मिनट, आपने कहा जनरल वाले नंबर हैं, इस पर हम कह रहे हैं कि 93 नंबर किसी का कॉपीराइट नहीं है। 93 नंबर जनरल भी ला सकता है, ओबीसी भी ला सकता है, एससी एसटी कोई भी ला सकता है। तो 93 नंबर है तो अच्छी बात है ना। आपको जो है 82 से ऊपर लाना था। हाँ जी सर। आपने 93 ले आया। हाँ जी सर। तो आपको मार्कशीट मिल गई, सर्टिफिकेट मिल गया कि नहीं? हाँ, वो सर्टिफिकेट तो मिल गया सर। वो पुराना वाला था, वो नेट पे नहीं था, लेकिन जैसे करके वो मिल गया। लेकिन इधर से नया सर्टिफिकेट जो है लेखपाल बना नहीं रहे हैं। वो कह रहे हैं आप जो जहाँ हमारा डिस्ट्रिक्ट चेंज हुआ है, पहले हम एटा डिस्ट्रिक्ट में रहते थे, अब जो है पिताजी यहाँ सर्विस लग गई, पिताजी इधर रहने लगे, तो वो सर्टिफिकेट तहसीलदार से भी गए कि हम नहीं बना पाएंगे। तो हम ये वाला? हाँ जी सर। अच्छा। तो हमने उन्हें सर्टिफिकेट दिखाया पहले, सर ये इशू हुआ है मेरा और आप बना नहीं रहे हैं। तो उन्होंने ये कहा आप जाओ, तुम हमारा दिमाग मत खराब करो। फिर हम चले आए वहाँ से। अच्छा, तो हमारी जानकारी। आपका कास्ट क्या है, क्या टाइटल है आपका? हमारा टाइटल सर गोसाई लिखते हैं हम। अच्छा, गोसाई। तो गोसाई ये क्या ब्राह्मण में आते हैं या किसमें? नहीं, ब्राह्मण जात में नहीं आते सर। हाँ। जो है भिक्षण का कार्य करते हैं सर। तो वो ये समझते हैं कि ये ब्राह्मण में आते हैं, ये जबरदस्ती बनवा रहे हैं, ये चीजें समस्या बन रही। हाँ, वही तो हमें भी पहले डाउट हुआ। हाँ जी सर। और वो हमारी समस्या ये है कि हम जनरल से अगर फॉर्म डालें सुपर टेट के लिए तो कोई समस्या तो नहीं आएगी कि दोबारा पास करना पड़ेगा? चलिए, आपके सारे डाउट दूर कर दे रहे हैं। देखिए, पहली बात, आप यूपी के निवासी हैं, है ना? हाँ जी सर। पहले आपने कास्ट सर्टिफिकेट बनवाया था? हाँ जी सर। उसमें ओबीसी है बना हुआ? हाँ जी। तो एक बार कास्ट सर्टिफिकेट अगर आपने ओबीसी बनवा लिया है, वो किसी जिले में बना हो, आप यूपी के निवासी हैं, तो वो यूपी के अंदर कहीं भी वो मान्य होगा। ठीक है? ठीक है सर। तो आप उस सर्टिफिकेट को यूज करके कहीं भी आवेदन कर सकते हैं। हाँ, अगर कहेगा कहीं पर कि लेटेस्ट चाहिए, हाँ जी तो लेटेस्ट बनवाना पड़ेगा। उसके लिए आप देख लीजिएगा क्या है। और होता क्या है, तहसील वसील में थोड़ा खर्चा वर्चा लोगों को चाहिए होता है ऊपर से, इस वजह से थोड़ा परेशान करते हैं। तो वो आप जरूरत पड़ेगी तो बनवा लीजिएगा, या अभी ही उनसे संपर्क करके, या कुछ लोग होते हैं जो कि डायरेक्ट नहीं कुछ लेन देन की बात करते हैं, तो इनडायरेक्ट में कोई उनका होता है, कचहरी वचहरी में लोग होते हैं जो दलाल टाइप के, वो करवा देते हैं काम, थोड़ा पैसा ज़्यादा ले लेते हैं। तो पहला तो कास्ट सर्टिफिकेट आपके पास है, वो ही एनफ है। अगर लेटेस्ट की जरूरत है तो आप जो है देख लीजिए किसके माध्यम से बनवा सकते हैं। ठीक है? आप कोई गलत काम नहीं कर रहे हैं, जो आपका बना हुआ है उसी को आप नया बनवाना चाह रहे हैं बस। ठीक है, पहला तो ये। दूसरी बात, आपने जो टेट या सीटेट जो भी पास किया 93 नंबर है ना? क्या है, टेट की सीटेट? टेट है हमारा सर। टेट है। आपने 93 नंबर पास किया। तो नियम ये है कि ओबीसी एससी एसटी के लिए मिनिमम यानी सबसे कम 82 नंबर, और जनरल के लिए सबसे कम 90 नंबर तय किया गया है। हाँ जी सर। इन नंबरों पर किसी का अधिकार नहीं है, कॉपीराइट नहीं है कि वही सिर्फ लाएगा, कोई भी ला सकता है। हाँ जी जनरल वाला भी 82 नंबर लाता होगा कोई न कोई, भले वो पास हो या ना हो वो अलग बात है, 82 नंबर तो वो भी ला सकता है ना। तो पहली बात तो जो है इस चीज समझिए कि ये जनरल वाला नंबर है, ओबीसी वाला नंबर है, ये आपका सेंटेंस गलत है। हाँ, ये कह सकते हैं कि हम ओबीसी हैं, मेरे नंबर 93 हैं। अच्छा। तो जनरल के लिए क्या है कि 90 का नियम है। अगर आपको फॉर्म भरना है तो आप जो है कोई बात नहीं, ओबीसी से न भर करके आप अगर जनरल से भी भरना चाहेंगे फॉर्म तो कोई रोक नहीं सकता है। ठीक है? तो 93 नंबर आपके हैं, आप इस पर जो है कोई भी फॉर्म जनरल कैटेगरी से फॉर्म भर सकते हैं। ठीक। अच्छा, अब आरक्षण का नियम जान लीजिए। आरक्षण का नियम ये कहता है कि जनरल के लिए कोई भी रिजर्वेशन नहीं है। अच्छा।
अभी हाल फिलहाल कुछ वर्षों से 10% EWS बनाया गया जनरल वालों के लिए। हाँ जी सर। तो वो 10% सिर्फ जनरल को दिया गया है। EWS जो आर्थिक रूप से कमजोर हैं, इकोनॉमिकली वीक हैं, ठीक है। अच्छा अच्छा। तो बच गया जो 40%, वो भी जनरल का नहीं है, वो अनारक्षित। आप पढ़िएगा क्या लिखा रहता है, अनारक्षित, हाँ, अनरिजर्व। लिखा रहता है सर, लिखा रहता है। अनारक्षित अनरिजर्व का मतलब होता है इसमें दुनिया का कोई भी इंसान आ सकता है, चाहे वो जनरल हो, OBC हो, SC हो, ST हो, कोई आ सकता है, किसी को रोका नहीं जाएगा। ठीक ठीक ठीक। तो आप अनरिजर्व अनारक्षित से कोई भी फॉर्म कभी भी भर सकते हैं। किसी के पास OBC या SC या ST का कास्ट सर्टिफिकेट है, हाँ जी सर। वो भी जो है अनारक्षित अनरिजर्व से फॉर्म भर सकता है कभी भी, उसको कोई रोक नहीं सकता। क्योंकि ये सर्टिफिकेट नहीं लगाना होता सर। नहीं, आपने बनवा रखा है कास्ट सर्टिफिकेट, आप OBC या SC ST से भी बिलोंग करते हैं, फिर भी आप अपना कोई कास्ट सर्टिफिकेट मत लगाइए, जनरल पर टिक मार करके आप जनरल से फॉर्म भरिए, कोई आपत्ति नहीं होगा, कभी नहीं होगा। क्योंकि आप तो भाई अनरिजर्व में जा रहे हैं ना। हाँ, लेकिन कोई अनरिजर्व कैटेगरी का है, जनरल कैटेगरी का है, यानी कि अब वो अगर OBC में जाएगा तो उसको तो कास्ट सर्टिफिकेट दिखाना पड़ेगा, भैया हम इसमें आ रहे हैं, हाँ हम इसमें आ रहे हैं, किस कारण से आ रहे हैं, क्या हम हैं या नहीं है, उसमें उससे तो सवाल जवाब होगा। लेकिन अनारक्षित अनरिजर्व ये वो कैटेगरी है जिसमें जनरल भी, OBC भी, SC भी, ST भी, हर कोई इसमें आवेदन कर सकता है, चाहे महिला हो, पुरुष हो, विकलांग हो, दिव्यांग, कुछ भी हो, सबको उसमें रहता है। ठीक है। तो आपके 93 नंबर हैं, और अनरिजर्व से फॉर्म भरने के लिए कम से कम 90 नंबर चाहिए। तो आप निश्चिंत रहिए, बेफिक्र रहिए, आप अनरिजर्व कैटेगरी से कभी भी फॉर्म भर सकते हैं। ठीक है। अब आरक्षण का नियम समझ लीजिए कि 100 सीट में से बंटवारा किया गया है, 100% में से। पहले 50% अनरिजर्व हुआ करता था, 27% OBC का, इसके बाद 21% SC और 2%, 3% कितना हुआ, 27 और 21, 20 40, 7 47, 48, हाँ 2% ST का। ठीक है, पहले यही नियम था। यानी कि OBC कैंडिडेट 50% अनरिजर्व में भी जा सकता था और 27% OBC में भी। तो 50 और 27 कितना हो गया टोटल, 77%। यानी कि जनरल वालों के लिए तो सिर्फ अनरिजर्व वाला 50% सीट होता था हमेशा, लेकिन OBC के लिए वो भी 50% है और वो भी 27%, पहले ऐसे ही होता था। यानी 77% पर वो फाइट कर सकता है, आवेदन कर सकता है। इसी तरीके से SC के लिए 50% उधर भी जा सकता था, 21% इधर भी जा सकता था। तो उसके पास 50 और 21, 71% का ऑप्शन था। और ST के लिए 2% इधर और 50% उधर, यानी कि 52% का ऑप्शन था पहले भी। ठीक है। लेकिन अब काफ़ी कुछ बदलाव आ गया समय के साथ, कुछ सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर हैं, कुछ नए नियम बन गए हैं। अब नया वाला जान लीजिए। नया वाला क्या कहता है कि जो अनरिजर्व जो होता है सीट, अब वो 40% ही रहेगा। ठीक। 40% क्यों किया गया, 10% जनरल को जो कि आर्थिक रूप से कमजोर हैं उनको दे दिया गया, EWS वाला कर दिया गया। हाँ। तो 40% में कोई भी आ सकता है, जनरल भी आ सकता है, OBC भी, SC भी, ST भी। ठीक। तो ये 40% हमेशा खुला है, सबके लिए खुला है। अब इसके बाद सुप्रीम कोर्ट के कुछ ऑर्डर हैं। सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर कहता है कि आपने फॉर्म भरते वक्त जिस कैटेगरी से आवेदन किया है, अब आप अपनी जो है कैटेगरी चेंज नहीं कर सकते। पहले क्या होता था कि OBC कैंडिडेट OBC से फॉर्म भर दिया, उसके नंबर बहुत अच्छे आ गए, परीक्षा अच्छा हो गया, तो नंबर ज़्यादा होते थे, तो जाकर के अनरिजर्व में एक सीट ले लेता था। तो अनरिजर्व फॉर्म भरता था OBC में या SC में या ST में, लेकिन नंबर अच्छे आ गए तो उसको अनरिजर्व में डाल देते थे। तो अनरिजर्व का एक कैंडिडेट बाहर हो जाता था और OBC में एक कैंडिडेट अंदर आ जाता था नीचे से, जिसका कम नंबर नीचे वाला ऊपर आ जाएगा। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने कहा भैया ये नहीं, ये ऐसे नहीं चलेगा। अब आप पहले तय करो कि आपको रिजर्वेशन लेना है कि नहीं लेना है, और आपको अगर रिजर्वेशन लेना है तो आप किस कैटेगरी में जाना चाह रहे हैं, हर चीज़ तय कर लीजिए, एकदम स्पष्ट नियम अनुसार चलिए। तो अब क्या है कि 40% तो अनरिजर्व कोई आ सकता है, 10% EWS है, यानी कि जनरल कैंडिडेट
जो जनरल सामान्य वर्ग का व्यक्ति है वो अगर 10% EWS में जा रहा है तो वो 10% के अलावा कहीं और चाहे कितना भी वो टॉप क्यों न कर जाए फिर किसी और में नहीं लिया जाएगा, उसी में उसको फाइट करना है, उसी में रहना है। ऐसा नहीं कि बहुत अच्छे नंबर आ गए तो फिर उसको 40% वाले में डाल दिए, नहीं, उसी 10% में रहेगा। नहीं, अपने में ही फाइट करना है उसके जो हाँ, करना है। अब मान लेते हैं EWS की जो है मेरिट बहुत हाई चली गई, लेकिन जो अनरिजर्व 40% उसकी मेरिट लो आ गई, लेकिन कैंडिडेट जो है वो EWS में तो बाहर हो जा रहा है, लेकिन अनरिजर्व में उसका बन अंदर आ रहा रहा है, है। लेकिन फॉर्म तो भरा था EWS से। हाँ, समझ गए सर। तो उसको जो है अब इधर नहीं आने दिया जाएगा। भैया तुमने EWS से भरा है ना, ठीक है, इसमें तुम्हारे नंबर की वजह से तुम आ जा रहे हो, लेकिन फिर भी हम आने नहीं देंगे, क्यों? क्योंकि तुमने फॉर्म भरा है EWS से। ठीक। तो नियम ये कहता है। ऐसे ही OBC, अगर आपने OBC से फॉर्म भर दिया और मान लीजिए कि OBC कैंडिडेट्स की जो मेरिट बनी वो थोड़ी हाई चली गई और आपका उसमें नहीं हो पा रहा है, लेकिन अनरिजर्व में मेरिट मान लेते हैं इत्तेफाक से लो गई है और आप उसमें आ सकते हैं, लेकिन आपने फॉर्म भरा OBC से, तो अब आपको इधर आने नहीं देंगे। अब आपने अगर आपने OBC से फॉर्म भर दिया तो OBC के 27% में ही फाइट करेंगे। यानी जो पहले इसमें से उसमें उठा के डाल देते थे उसको बोलते थे रीसफलिंग, ओवरलैपिंग। अब ओवरलैपिंग, रीसफलिंग ये सब बंद कर दिया गया, यानी कि फॉर्म भरते वक्त ही। तो 40% सबके लिए खुला है। अब कैंडिडेट को जनरल का है, उसको तय करना है कि हम 10% EWS में जाएं या 40% अनरिजर्व में जाएं। OBC का है, उसको तय करना है कि हम 27% OBC में जाएं या 40% अनरिजर्व में जाएं। SC का है तो उसको तय कर लेना है शुरू में ही कि 21% हम अपने कैटेगरी SC में जाएं या हम 40% अनरिजर्व में जाएं। ऐसे ST को भी तय कर लेना है कि हम 2% ST कैटेगरी में अपना फाइट करें या 40% अनरिजर्व में जाएं, उसे शुरू में ही तय कर लेना है। इसका परिणाम ये हुआ है, अभी आप जो भी देखेंगे रिजल्ट आ रहे हैं, OBC की मेरिट हाई रह रही है। हाँ, ये देखा है भैया, अभी दिल्ली हाँ, और जो है अनरिजर्व की मेरिट लो हो जा रही है OBC की तुलना में। तो अब जो OBC कैंडिडेट हैं वो डिमांड करने लगे, भैया हमारी तो हाई जा रही है, 10% जो EWS दिए हो आप जनरल वालों को, उनकी हमसे लो जा रही है, अब हमें भी EWS दो। तो गवर्नमेंट विचार कर रही है जो 27% OBC का है उसी में से 17% OBC या 10% उसी OBC के लिए EWS, यानी कि EWS। हाँ, समझ गया। तो वो जैसे जनरल में होता है उसी के लिए। हाँ, जैसे जनरल को 10% दिया गया ना, हाँ जी सर, ऐसे ही OBC में दे देंगे। हाँ, OBC का EWS अलग कर देंगे 10%, ताकि OBC में जो कमजोर हैं आर्थिक रूप से तो वो OBC में ही रहेंगे, OBC वाला ही उनको मिलेगा लाभ, OBC के ही उसमें रिजर्वेशन में रहेंगे, लेकिन EWS इकोनॉमिकली वीक वालों के लिए रहेगा 10%। समझ रहे हैं। हाँ, तो गवर्नमेंट अभी फ्यूचर प्लानिंग कर रही है कि जैसे अनरिजर्व था, जनरल के लिए कोई कटिंग नहीं था कुछ भी, तो इकोनॉमिकली वीक वहाँ भी भाई कमजोर लोग तो वहाँ भी हैं ना, जो पैसे से कमजोर हैं आर्थिक रूप से, तो 10% उनको दे दिया गया और उसका लाभ देखा गया कि जो आर्थिक रूप से कमजोर लोग हैं उनको भी मौका मिलने लगा। तो अब वहाँ का जब उन्होंने रिजल्ट देख लिया है, लाभ मिल गया है, अब डिमांड OBC वाले भी कर रहे हैं, भैया हमको भी EWS चाहिए, SC भी डिमांड कर रहा है EWS हमको भी चाहिए, ST भी डिमांड कर रहा है कि भैया EWS हमको भी दीजिए। तो अब आगे जो आरक्षण में बदलाव होगा, इन सभी कैटेगरी में EWS का अलग से चाहे 10% रखें चाहे जितना % रखें, वो जब आएगा तब पता चलेगा। तो अब जो है EWS इनके लिए भविष्य में बनाएंगे। तो आरक्षण पूरा आपको समझा दिए और आपकी जो समस्या है वो यही है, 93 नंबर है, तो आप बेफिक्र होकर के 40% अनरिजर्व में जाइए या फिर आप अपना OBC में रहिए जहां आप चाहें। और सर्टिफिकेट आपको बनवाना है, आपका पहले बना हुआ है, दोबारा बनवाने में वो दिक्कत कर रहे हैं, तो देख लीजिए। कोई जो दलाल वलाल होते हैं थोड़ा पैसा ज़्यादा लेंगे, हाँ, जहाँ आपका 200 रुपये लगने वाला होगा वहाँ हो सकता है 500 खर्चा हो जाए, वो काम करा देते हैं, तो करा लीजिए अपना काम। ठीक है, चलिए। और कोई बहुत बहुत धन्यवाद सर। वेलकम। थोड़ा चिंतित हो गए थे, 2-3 दिन भागे थे, दिन काम नहीं हुआ तो चिंता जो है, डिप्रेशन दिमाग में कि पता नहीं अब आगे क्या बना नहीं, तो फिर हमें दोबारा फिर जनरल से करना। देखिए, कभी भी कोई भी गलत काम होता है, दुर्घटना होती है, कुछ भी होता है, एक चीज ध्यान दीजिएगा, वहाँ पर इंसान का दिमाग गड़बड़ होता है। सही कह रहे हैं आप। आपने सुना होगा कि फला ने फांसी लगा लिया, फला जो है ट्रेन के आगे कूद गया, फला जो है नदी में कूद गया।
ठीक है सर। क्या ये वो खुशी खुशी किया? नहीं, कहीं ना कहीं उसका दिमाग डिस्टर्ब था। यानी कि ये बातें सिद्ध करती हैं कि दिमाग अगर डिस्टर्ब होता है तो सही काम, सही रिजल्ट नहीं मिलता है, कुछ गड़बड़ होता है, गलत होता है। तो पहली बात तो दिमाग को डिस्टर्ब नहीं होने देना है। अच्छा, नौकरी ही है ना, जिंदगी थोड़े चली जा रही है, भगवान ने हाथ पैर दिया है ना, कमा लेंगे हम। ना सर, वो तो नहीं, पहली बात नहीं, इस चीज को समझिए कि भगवान ने हाथ पैर आपको दे करके भेजा है, आप स्वस्थ हैं, इसके लिए शुक्रिया कीजिए ऊपर वाले को कि आप जो है पूरी तरह से ठीक ठाक हैं, आप क्षमता रखते हैं कि अपने दम पर कमा लेंगे। पहली बात तो ये, यानी कि नौकरी मिले न मिले हमारी जिंदगी रुकने वाली नहीं है। अब दूसरी बात, आपकी इच्छा है सरकारी नौकरी की, आपकी चाहत है, आपका मन है, आपने पढ़ाई किया है, आप प्रयास करेंगे, जहाँ जो चीज़ों की ज़रूरत है वो कराने के लिए भाग दौड़ करेंगे। हो गया तो बहुत बढ़िया, नहीं हुआ भी तो भी कोई हमारी ज़िंदगी थोड़े रुक जाएगी उससे। हाँ, तो इसलिए नेगेटिव नहीं होना है। हाँ, कोशिश करना है कि जो हम सोच रहे हैं उस चीज़ को हम किसी तरीके से, किसी रास्ते से अपना काम हल करा लें। तो डिस्टर्ब नहीं होना है। काम नहीं हुआ तो विकल्प ढूंढिए, क्या क्या विकल्प है, और विकल्प, सही विकल्प तब आप चुन पाएंगे जब सही जानकारी होगी। ना सही कह रहे हैं सर। तो हर जानकारी को रखने की कोशिश कीजिए। ठीक है, आप ओबीसी हैं, लेकिन आप ओबीसी की भी जानकारी रखिए, एससी की भी जानकारी रखिए, एसटी की भी जानकारी रखिए, जनरल की भी जानकारी रखिए, अनरिजर्व की भी जानकारी रखिए, ईडब्ल्यूएस की भी जानकारी रखिए, सारी जानकारी रखिए। तो कभी कोई कंफ्यूजन, कोई दिक्कत आएगा ही नहीं, क्योंकि आपने हर चीज़ को जान लिया ना। हाँ जी सर। अब अगर कोई बच्चा इंटरव्यू देने जा रहा है और उसे पता है कि हम हिंदी सब्जेक्ट के हैं और हमने हिंदी पूरा पढ़ रखा है, अब कोई बच्चा लिमिटेड पढ़ाई किया, एक ही किताब पढ़ा है, तो जो पूरा पढ़ के गया है वो तो निश्चिंत हो जा रहा है, पूछे जहाँ से पूछना, हम तो पूरा पढ़े हैं, उसको क्या डर है। और जो एक किताब पढ़ के गया वो तो सोचेगा अरे इसी किताब में कब पूछेंगी, कहीं दूसरा ना पूछ दे, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगा, तो वो तो पहले ही नर्वस है। सही कह रहे हैं। तो वो तो डरा हुआ पहले से है, तो उसका तो गड़बड़ होना ही है। लेकिन जो दूसरा व्यक्ति जो पूरा पढ़ा है वो नर्वस नहीं है, कॉन्फिडेंट है, पूछें जहाँ से पूछना है। अरे बहुतों का एक आध तो भूल गए होंगे, नहीं बता पाएंगे, लेकिन बाकी सब तो हम पढ़े हैं ना, हमको तो भरोसा है ना खुद पे कि हम पढ़े हैं। तो जब आप खुद पढ़े रहेंगे, सब चीज़ जानकारी रखे रहेंगे, हर चीज़, तो कभी भी कहीं अटकेंगे नहीं। अरे थोड़ा बहुत दिमाग ही है, भूल जाएगा, कोई चीज़ें ने, या हो सकता है हमारी नज़र से छूट गया, कोई बात नहीं, पता कर लेंगे, जानकारी ले लेंगे। लेकिन नेगेटिव नहीं होना है कभी। नेगेटिव इंसान कभी भी जीवन में आगे नहीं बढ़ पाते हैं, इसलिए अपने ऊपर नेगेटिविटी को, फ्रस्ट्रेशन को, टेंशन को, इन सबको हावी नहीं होने देना है। ठीक है। हाँ, इस दुनिया में ही समस्याएं हैं, इसी दुनिया में उस समस्या का हल भी है। तो हमेशा हल पर ध्यान लगाइए। ठीक है, रखें। ठीक है, नमस्कार। नमस्कार।